बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो तथ्य जिनसे हमें प्राकृतिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, जैसे कि अप्राकृतिक स्रोत, उसके 3 पॉइंट्स घनत्व, दबाव और तापमान की हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे उसके दूसरे पॉइंट्स पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के बारे में। उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हमने बता दिए थे और इसके अलावा भी कई ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य को के द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अब हम इसके तीसरे पॉइंट प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वे क्या हैं। सबसे पहले हम ज्वालामुखी उद्गार के बारे में लेते हैं। तो जो ज्वालामुखी क्रिया है उसमें हम सब जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय में यानी कि ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तब पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपरी भाग की ओर गर्म और तरल मैग्मा और लावा आता है। अब सभी विद्वान ये मान के चलते हैं या अधिकतर विद्वान ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी की गहराई में बहुत कम से कम एक परत ऐसी है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसको हम मैग्मा भंडार कहते हैं। इस मैग्मा भंडार से ज्वालामुखी के उद्गार के समय कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल होना चाहिए, लेकिन आंतरिक भाग में हम ये भी मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा जो दबाव है वो चट्टानों को पिघली अवस्था में रहने तो नहीं देता है। इससे हमें पता चलता है कि आंतरिक भाग ठोस ही है बल्कि तरल नहीं है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जैसे ही दरार पड़ती है, इस जो ऊपरी जो पॉइंट्स हैं इनको हम इस बात समझा सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में जैसे ही दरार पड़ती है तो चट्टान का दबाव कम हो जाता है। इससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है और चट्टान अधिक ताप के कारण पिघल करके ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इससे हमें मतलब जो ज्वालामुखी के उद्गार से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट क्या है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक निश्चित तथ्य नहीं निकल पाते हैं। अब हम बात करते हैं भूकंप विज्ञान की। तो भूकंप विज्ञान हम सब जानते हैं कि भूकंप विज्ञान के द्वारा भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूकंपीय लहरों का हम सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन कर सकते हैं। भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट की जानकारी हो जाती है। जैसे अब हम देखते हैं कि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं और भूकंप के दौरान पृथ्वी में बहुत सारी लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन इस एक पैराग्राफ के अंदर निकल जाते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो 3 भूकंपीय लहरें हैं उनके बारे में पहले बताना चाहूँगी मैं आपको। सबसे पहली है प्राथमिक या अनुदैर्घ्य लहरें। ये लहरें वो लहरें हैं जो ध्वनि की लहर के समान होती है। इनमें कणों की गति लहर की रेखा के सीध में होती है। ये सबसे ज़्यादा वेगवान लहर होती है और ठोस भाग में बहुत अधिक गति से प्रवाहित होती है। इसके बाद आती है आड़ी या गौण लहरें, जिन्हें सेकेंडरी या ट्रांसवर्ट और डिस्टॉर्शनल या एस वेव्स कहते हैं। ये द्वितीय या गौण लहरें हैं जिन्हें ये जल तरंगें और प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इन्हें आड़ी लहर कहते हैं और संक्षेप में इन्हें एस लहर कहा जाता है। ये तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं और बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं। इसके अलावा तीसरी जो लहरें हैं वो धरातलीय लहरें हैं। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को भी प्रभावित करती है, बहुत अधिक प्रभावशाली होती है।
इन लहरों को सबसे ज़्यादा लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और इनकी गति सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रचंड होती हैं। अब देखिए जब भी भूकंप आता है तो हम एक यंत्र होता है सीस्मोग्राफ यंत्र, उसके द्वारा इन भूकंप लहरों का अंकन करते हैं। सबसे पहले लघु और कमज़ोर कंपन होता है, उसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। उसके बाद कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन होता है, उसे द्वितीय कंपन कहते हैं। इसके बाद अधिक अवधि का कंपन होता है, उसे मुख्य कंपन कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों कंपन क्रम में से पी, एस और एल लहर द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अब इन लहरों के द्वारा हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ये कहा जाता है कि जैसे भूकंपीय लहरें जो होती हैं प्राय ठोस भाग से ही गुजरती हैं, ज़्यादातर ठोस भाग से गुजरती हैं भूकंपीय लहरें, और कोर में ये लहरें जो पी और एस लहरें होती है वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती हैं। एस लहरें जो होती हैं वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती हैं। ओल्डम नाम के विद्वान ने 1909 में प्रमाणित किया था कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें लुप्त हो जाती हैं और पी लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती हैं। एस पृथ्वी की कोर में एस लहरों का पूर्णतः अभाव है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर फैला हुआ है। अब इस आधार पर पृथ्वी के अंदर जितनी भी ऊपरी परतदार चट्टानें की पतली परत है उनके नीचे विभिन्न परतें पाई जाती हैं, उनकी घनत्व में अंतर भी पाया जाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो पी और एस लहरें होती हैं उनके मध्य में एक ऐसा लहर युग्म भी पाया जाता है, या उसके अलावा एक ऐसा लहर युग्म पाया जाता है जिसकी गति अन्य सभी लहरों से कम होती है। ये हैं पीजी और एसजी लहरें। इसके अलावा मध्यवर्ती परत जो है वो वहाँ पर पीजी और एसजी तथा पीएस के बीच की लहरें चलती हैं, और निचली परतें पी तथा एस लहरें जो होती हैं बहुत अधिक गहराई में प्रवेश कर जाती हैं। इन लहरों के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कुछ इन लहरों के अलावा हम पृथ्वी की रासायनिक संगठन और विभिन्न परतों के बारे में भी जान सकते हैं। सबसे पहले स्वेस ने ये बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी परतें पाई जाती हैं। यद्यपि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अध्ययन करके पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतों के बारे में बताया है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है उसमें किस किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, कितनी परतें पाई जाती हैं, वो किन किन पदार्थों से बनी हुई हैं। स्वेस ने बताया, स्वेस या एडवर्ड स्वेस, उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है उसकी 3 मुख्य परतें हैं। सबसे पहली वाली परत को उन्होंने सियाल नाम दिया, और सियाल जो परत है वो परतदार चट्टानों के नीचे एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है, और इसका जो नामकरण है सियाल वो सिलिका से SI और एल्यूमिनियम के AL से बना हुआ है, यानी कि SiAl सियाल, इसलिए इस परत को सियाल कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व है 2.9, औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है, और इसमें तेजाबी या एसिडिक पदार्थों की अधिकता होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके सिलिकेट पाए जाते हैं। और ये खासकर महाद्वीपों की जो रचना है वो इस सियाल से बनी हुई मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सीमा की। तो सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की पाई जाती है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय से हुई है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय बहुत सारा गर्म और तरल लावा बाहर आता है।
रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसीलिए इस परत को हम लोग सिलिका के हिसाब से SI और मैग्नीशियम के हिसाब से MA नाम दिया गया है। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है और इसकी सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। और सबसे नीचे जो है वो है निफे परत। सीमा की परत के नीचे तीसरी और अंतिम परत होती है, इसे निफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकल और फेरियम से मिलकर हुई है। निकल का Na और फेरियम का Fe। ये परत कठोर धातु की बनी होती है। इसका घनत्व 11 है और इसका नामकरण मैंने आपको बता ही दिया कि पहले दो अक्षरों निकल के Na और फेरियम के Fe से हुआ है। इसका व्यास 4300 मील है और 6880 किलोमीटर है। फेरियम लोहे का रूप होता है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के जो अंतरतम में या कोर में लोहा भी पाया जाता है और इससे पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति है और पृथ्वी की स्थिरता इसी से प्रमाणित होती है। अब चूँकि हमने कुछ अप्राकृतिक साधनों, प्राकृतिक साधनों, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की बात की है, स्वेस के अनुसार बात की है और कई ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों के बारे में बताया। इसको मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगी।